स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रिक्शन। सबसे पहले ये समझो फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद में उसके लॉज देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, और फिर उसका जो एनालिसिस है, जो उस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन बोलते हैं किसको, वो देखो, जब भी दो सरफेसेस, हाँ ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक बॉडी होगी, ये बॉडी अगर एक सरफेस के ऊपर मूव हो रही है तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सरफेसेस है, बॉडी का एक सरफेस है और जिस पर मूव हो रहा है वो दूसरा सरफेस है। तो यहाँ पर दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जहाँ पर भी दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और देयर टेंड्स टू बी मोशन, मतलब मोशन होगा या मोशन होने की कोशिश करेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शन होगा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स है ना, याद रखो फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ फोर्स, और ये कभी भी अपोजिंग फोर्स रहेगा। कैसा फोर्स रहेगा, ये अपोजिंग फोर्स रहेगा। किसको अपोज करेगा, ये अपोजिंग फोर्स किसको अपोज करेगा, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो वही उसका डेफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेफिनेशन उसका, इट इज एन अपोजिंग फोर्स, बोलो, इट इज एन अपोजिंग फोर्स to the relative motion between two contact surfaces. Simple definition, opposing force to the relative motion between contact surfaces. देखो, अगर कांटेक्ट नहीं बनेगा सरफेस का तो कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर सरफेस का कांटेक्ट बनेगा किसी भी चीज से और वहां पर मोशन होने की कोशिश करेगी तो वहां पर क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन के डेफिनेशन में तीन चीजें हैं, अपोजिंग फोर्स है, रिलेटिव मोशन है, कांटेक्ट सरफेस है। ये तीन चीजें कंपलसरी रहेगी फ्रिक्शन के लिए। अभी आ जाते हैं कि फ्रिक्शन जो रहेगा, जैसे कांटेक्ट सरफेस चेंज होगी वैसे फ्रिक्शन का टाइप चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर कांटेक्ट सरफेस दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, तो उसको बोल देंगे ड्राई फ्रिक्शन। क्या बोल देंगे, ड्राई फ्रिक्शन। और अगर एक बॉडी सॉलिड है और वो हवा में चल रही है या पानी में चल रही है या किसी फ्लूइड में चल रही है, तो फ्लूइड क्या करता है, उसको अपोज करेगा। अगर कोई चीज़ पानी में जा रही है तो ग्रेविटी की वजह से तो जाएगी, लेकिन अगर उसका वजन कम हुआ तो क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट ड्रैग रहेगा उसको। तो उसमें और दूसरा रीजन भी है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, हॉरिजॉन्टल मोशन जैसा एयर है ना, एयर में कोई तो भी बॉडी मूव हो रही है तो एयर कांटेक्ट में आ रही है, तो एयर भी क्या करेगी, अपोज करेगी। कांटेक्ट सरफेस जहाँ रहेगा, दो बॉडी का, दो अलग अलग सरफेस का, दो अलग अलग मटेरियल का, वहां पर क्या रहेगा, वहां पर फ्रिक्शन रहेगा। तो ड्राई फ्रिक्शन भी रहता है और इसको बोलता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड मतलब फ्लो होने वाली कोई भी चीज, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी एयर, इट मे बी गैस, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रिक्शन के दो टाइप कौन कौन से होगा बेसिकली, ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ड्राई फ्रिक्शन के भी टाइप है, देखो क्या क्या टाइप है ड्राई फ्रिक्शन के। ड्राई फ्रिक्शन में सबसे पहला जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का मतलब क्या हमने देखा है, बोलो, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है ना, एट द रेस्ट। तो अगर बॉडी रुकी हुई है, एट रेस्ट कंडीशन में है और उस पर कोई फोर्स लग रही है, मतलब दैट फोर्स ट्राई टू इम्पेंड द मोशन, दैट फोर्स ट्राई टू क्रिएट द मोशन ऑफ द बॉडी, तो ऐसे केस में भी फ्रिक्शन रहेगा। लेकिन याद रखो, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स है, कल बताया था मैंने, रिएक्टिव फोर्स है। तो जब एक्शन रहेगा तभी रिएक्शन रहेगा, साथ में दोनों क्रिएट होगा, है ना। लेकिन अगर एक्टिव फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फ्रिक्शन वहां पर अपोज नहीं करेगा। लेकिन मैंने बोला यहाँ पर जैसे ही फोर्स P अप्लाई हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी नेचर क्या रहेगी, अपोजिंग रहेगा और कांटेक्ट सरफेस के ऊपर रहेगा, जहां कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, कि बॉडी मूव नहीं हो रही है लेकिन फ्रिक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा टाइप है जिसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन में मोशन रहेगा। हमने देखा था काइनेटिक्स टाइप में देखा था, इसमें बॉडी रेस्ट में रहेगी लेकिन फ्रिक्शन रहेगा, इसमें बॉडी मोशन में रहेगी। कैसे रहेगी बॉडी,
मोशन में रहेगी और उसमें फ्रिक्शन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे और वहां पर मोशन रहेगा तो वहां ऑलवेज फ्रिक्शन रहेगा। दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन ऑलवेज रहेगा वहां पर, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तीसरा टाइप है बेल्ट फ्रिक्शन। कौन सा? बेल्ट फ्रिक्शन। कि अगर एक पुली है और उसके ऊपर से एक बेल्ट पास हुआ है ना, और ये पुली ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये पुलिंग साइड है, मैंने बोल दिया ये T2 साइड है और ये T1 साइड है। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है, ये पुली में अगर फ्रिक्शन है, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, तो T1 और T2 अलग अलग रहेगा, T1 और T2 चेंज हो जाएगा। कल मैंने बताया था टेंशन कब सेम रहेगा? दो कंडीशन मैंने बताया टेंशन सेम रहने के लिए। क्या कंडीशन थी बोलो? हाँ, ये बेल्ट, स्ट्रिंग, रोप, चैन जो भी है इनएक्सटेंसिबल चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन बोलो? पुली में फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, वहां लिखा था मैंने, पुली फ्रिक्शनलेस रहना चाहिए, है ना। अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो ये T1 और T2 दोनों कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे बोलो? सेम रहेंगे ना, कल लिखे थे सेम रहेंगे दोनों अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। और अगर फ्रिक्शन है तो T1 और T2 दोनों कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। T2 बड़ा रहेगा, T1 छोटा रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बेल्ट फ्रिक्शन। देखे क्या ऐसा कुछ? नहीं देखे? कोई मशीन देखे नहीं क्या? चक्की चलते देखे क्या? आटे की चक्की देखे? क्या रहता है उसमें? बेल्ट रहता है, साइड में घूमता है, यही रहता है बेल्ट में, बराबर है क्या? अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? बेल्ट स्लिप मार देगा, बराबर। बेल्ट स्लिप मार देगा तो पुली घूमेगी ही नहीं, पुली घूमेगी ही नहीं तो पीछे जाएगा कुछ? पीछे जाएगा तो खाएंगे कुछ? सब खा लेंगे बोलना हम लोग, है ना। कुछ पीछे जाएगी नहीं, पीछे जाएगा, सब खा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेल्ट फ्रिक्शन हो गया तीसरा टाइप। अभी इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की भी दो टाइप है। इसमें है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन का टाइप अगर समझ में आ गया ना तो उसको थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इजीली सब दिमाग में बैठेगा। कॉन्टैक्ट सरफेस के टाइप के ऊपर फ्रिक्शन को हमने क्लासिफाई किया ड्राई फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। फिर ड्राई के भी टाइप हमने देखे, स्टैटिक, काइनेटिक और बेल्ट फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक के दो टाइप हमने देखे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब क्या है? जब बॉडी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रही है, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, स्लाइड हो गई, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सिलेबस में अलग से मेंशन किया, याद रखो, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन क्वेश्चन आ सकता है इस बार, बहुत दिन से नहीं आया इस पर। बॉडी अगर रोल हो रही है, रोलिंग का मतलब क्या बताओ? रोलिंग मतलब कौन सी मोशन? रोलिंग मोशन में रोटेशन और ट्रांसलेशन एक साथ रहता है। गाड़ी जो चलती है अपनी, क्या होता है? गाड़ी का टायर घूमता भी है और आगे भी चलता है ऐसे, है ना। तो इसको कौन सी मोशन बोलते हैं? रोलिंग। रोलिंग में देखो, रोलिंग में सेंटर दो रहता है, एक रहता है सेंटर ऑफ रोटेशन और एक रहता है सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। देखो रोटेट तो यहाँ पर होती है वो, अगर गाड़ी को जगह पे खड़े करके हम लोग एक्सीलरेटर दिए, टायर रोटेट होगा, उसका सेंटर क्या रहेगा? जो व्हील का सेंटर है वो व्हील रहेगा। लेकिन जब सड़क पे चलेगी वो, जब सड़क पे चलेगी तो उसका सेंटर क्या रहेगा? उसका सेंटर ये पॉइंट रहेगा। अगर देखो ये यहाँ से अराउंड दिस सेंटर इट विल रोटेट, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी और फिर ऐसे आगे बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? इट विल मूव लाइक दिस, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने बताया पॉइंट, इस पॉइंट को अगर ये स्लाइड हो गया आगे, अगर ये पॉइंट आगे स्लाइड हो गया तो ये गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, फिर क्या होगी? स्लिप हो जाएगी गाड़ी ऐसे, है ना। तो ये पॉइंट को यहाँ पर कैसे रहना चाहिए? उसको वहां पर टिक कर रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर ये दोनों सरफेस के बीच में रुकावट चाहिए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स रहती है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर रहती है? सड़क और जो अपना टायर है, व्हील है, उसके बीच में फ्रिक्शन रहता है। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या होता है? ये सेंटर ऑफ रोटेशन ये रहेगा, इसका सेंटर ऑफ रोलिंग जो रहेगा वो, समझ में आया? ऐसे रोटेट हो गई, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं?
रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या? व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर अदर सरफेस, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर अदर सरफेस द फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। और रोल होना भी फ्रिक्शन के ही वजह से, याद रखो, रोल होना भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? वो स्लिप हो जाएगी, स्किडिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, स्किड हो जाएगी इसे। ऐसे ही जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका एग्जांपल बता सकते हो? हम लोग खड़े रहते हैं, है ना, जमीन पे खड़े रह रहे हैं हम लोग, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर हमारे पाँव के बीच और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्लिप हो गए, इधर झुकेगा इधर गिरेंगे, आगे झुके तो आगे गिरेंगे, जिधर झुके उधर गिर जाएंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से हम स्लिप नहीं होते, राइट? तो बताओ, फ्रिक्शन जो है ये बेनिफिशियल है, डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है? डिजायरेबल है। डिजायरेबल है। अब पंखा जो चलता है ना, पंखा चलते चलते धीमा हो जाता है ना। मशीन चलते चलते कभी कभी क्या होता है? जाम हो जाती है। अपनी गाड़ी जो है, बाइक चलते चलते जाम हो जाती है, होती है क्या कभी? तो गैरेज में जाते तो मैकेनिक क्या बोलता है? इसकी बेरिंग बदल डालो, बेरिंग खराब होगी, बोलता है ऐसे। तो बेरिंग खराब होगी मतलब क्या हो गया? बोलो। बेरिंग खराब हो गई मतलब जो घूमने के लिए जितनी ताकत लगती थी अभी बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। मतलब क्या हो रहा है? व्हील को घूमने में रुकावट है, व्हील को घूमने में रुकावट है। तो याद रखो, कोई भी मशीन हो, लेट इट योर बाइक, लेट इट योर एनी मशीनरी, कुछ भी हो, वहां पर फ्रिक्शन अनडिजायरेबल है। कैसा है? अनडिजायरेबल। वहां पर फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी को लॉस करेगा। इंजन में जितने पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा? जितने आगे जाना था, जितने का एवरेज मिलना था, आपको 60 का एवरेज मिलना था, पता चला 30-35 का एवरेज मिल रहा है। क्यों? गाड़ी जाम चल रही है। जाम चल रही है मतलब क्या? फ्रिक्शन है उसके अंदर, उसका टायर जो है घूम नहीं रहा जितना घूमना चाहिए, कुछ तो भी उसमें प्रॉब्लम है ना। तो ऐसी ही कोई भी मशीन जो रहती है, हर मशीन में फ्रिक्शन जो है वो कैसा है? अनडिजायरेबल है, नॉन बेनिफिशियल है। उसको कैसा करना पड़ता है? मिनिमाइज करना पड़ता है, कम से कम रहना चाहिए फ्रिक्शन, बराबर है, मशीनरी में। लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पर फ्रिक्शन डिजायरेबल है। जैसे मैंने बताया, स्टैंडिंग हम लोग फ्रिक्शन की वजह से करते हैं, बराबर है। रोलिंग जो होता है फ्रिक्शन की वजह से, ब्रेक जो लगता है गाड़ी का काय की वजह से लगता है? फ्रिक्शन की वजह से लगता है। ये सब बेनिफिशियल है फ्रिक्शन के लिए, अपना हमारे लिए फ्रिक्शन यहाँ पर बेनिफिशियल है। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? डिजायरेबल है फ्रिक्शन। समझ में आया यहाँ तक? आगे चलते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन समझ लो, याद रख लो। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना है कई बार और बन सकता है, और है ना। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ जो हर एग्जांपल में लगता है हमको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेस द मोशन। क्या है ये पहला लॉ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगी? अपोजेस द मोशन। देखो एग्जांपल में गलती क्या करते हैं बच्चे, सुन लो। गलती ये करते हैं कि फोर्स जिधर लग रहा है, मैंने बोला फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इस चैप्टर में हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे, याद रखो, क्योंकि एफ से हम लोग फ्रिक्शन इंडिकेट करेंगे, है ना। तो पी से इंडिकेट करेंगे हम लोग, फोर्स इधर लग रहा है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ बना देते हैं। लेकिन मैंने बोला इसका मोशन जो था वो इसी डायरेक्शन में था, और ये फोर्स जो लगा है ब्रेकिंग फोर्स है, रोकने के लिए। मोशन इसका इधर था। अभी बोलो फ्रिक्शन किधर लगेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। गलती क्या करते हैं बच्चे? जिधर फोर्स अप्लाइड है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन बता देते हैं। वैसे बोले ना अपन, इधर लगेगा फोर्स। जब तक हमको ये नहीं मालूम है कि मोशन इसका किधर है या किधर हो सकता है मोशन, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन किधर रहेगा। अप्लाइड फोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये याद रखो, पहला लॉ क्या है फ्रिक्शन का? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। जो मोशन रहेगी उसको अपोज करेगा ये। तो ये अगर बताया तो ये गलत हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा एफ। ठीक है, समझ में आया पहला लॉ। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा ऑलवेज टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। ये कैसे रहेगा? टेंजेंशियल
कॉन्टैक्ट सरफेस जहां पर बनेगा उसका टेंजेंट रहेगा कभी भी। अभी देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट बन रहा है, ये ब्लॉक है जो भी बॉडी है वो, और ये सरफेस है जिस पर मोशन हो रहा है इसका, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे टेंजेंट रहेगा, यहाँ पर रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग में तो कोई बात नहीं रहती है इसके डायरेक्शन में, रोलिंग फ्रिक्शन में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो रोलिंग फ्रिक्शन अगर है, ये बॉडी रोल हो रही है ऐसे, ये सरफेस के ऊपर रोल हो रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो इधर रहेगा, इधर रहेगा, कहाँ रहेगा? टेंजेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ रहेगी कभी भी इसका? इसके रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगी कॉन्टैक्ट सरफेस, बराबर है क्या? कॉन्टैक्ट सरफेस कैसे रहेगी? रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो टेंजेंट क्या रहता है कभी भी? टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस रहता है। अपन कितने में पढ़े? 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं अपन, ज्योमेट्री में, है ना? ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि टेंजेंट जो रहता है सर्कल का वो रेडियस पे कैसे रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर मैंने बोला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ये, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। मोशन इधर हो रहा है ना, तो पहला लॉ भी फुलफिल होना चाहिए। पहला लॉ क्या है? अपोजेस द मोशन। तो इस डायरेक्शन में तो इधर नहीं हो सकता है, बराबर है? अपोजेस करेगा, अपोज करेगा उसको। और दूसरा कंडीशन क्या है? ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। समझ में आया? दूसरा लॉ क्या है? सिंपल है ना, टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, चाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो चाहे रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा लॉ देखो, तीसरा लॉ ये बनता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला ये? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, बोलो, ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये कहां से आया? नॉर्मल रिएक्शन मतलब कौन सा? देखो ये बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, इसका वेट रहेगा डाउनवर्ड, सही है क्या? वेट अगर है, वेट क्या है? एक्टिव फोर्स हो गया, तो रिएक्टिव फोर्स कहां से रहेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, है ना? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है R, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, ये नॉर्मल रिएक्शन से डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। क्या मतलब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या मतलब वो इसका? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगेगा म्यू R। तो ये म्यू जो लगा कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? या म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले वो बोलो। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन, यूनिट क्या हो जाएगी फिर उसकी? एफ की यूनिट क्या? आर की यूनिट क्या? आर क्या है? फोर्स है ना, रिएक्टिव फोर्स है, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन, इसकी यूनिट भी, तो म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट लेस रहेगा वो। तो यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी उसका नहीं रहेगा, पहले चैप्टर का पॉइंट। यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। देखो म्यू कहां से आ रहा है पिक्चर में, ध्यान दो। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, यहां से आ रहा है वो पिक्चर में। अब म्यू के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग, याद रखो। देखो म्यू जो रहता है, ये म्यू कॉन्टैक्ट, ये इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड रहता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। किस पे डिपेंड रहेगा? नेचर ऑफ सरफेस। अगर फ्रिक्शन है, इफ देयर इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ऑलवेज रहता है, जहां कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा वहां पर फ्रिक्शन कंपलसरी रहेगा, तो म्यू की वैल्यू जो रहेगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, बराबर है? और म्यू की वैल्यू अगर मैंने बोला 1 हो गई तो क्या मतलब होगा? म्यू की वैल्यू अगर 1 हो गई तो क्या मतलब हुआ? एफ और आर बराबर हो गए, एफ और आर बराबर हो गए ना, तो म्यू जनरली 1 नहीं रहेगा, बराबर है? म्यू 1 से कम रहेगा। तो अगर मैंने बोला कि म्यू जो है 0 से ज्यादा है और 1 से कम रहेगा जनरली, है ना? 1 से कम मतलब क्या रहेगा? 0.3, 0.35, 0.6, 0.5, इस टाइप का रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग ऐसे। पहली चीज हो गई। और दूसरा मैंने क्या बताया? म्यू किस पर डिपेंड रहेगा?
नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस। यही जो है ये चौथा लॉ है इसका कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो दो बॉडी है, सेम मटेरियल से बनी हुई है ना, सेम मटेरियल से बनी हुई। एक का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, एक का एरिया कम है, एक का एरिया ज़्यादा है, एक का एरिया कम है। दोनों को सेम फ्लोर पर रखा गया और उसको खींचा गया, उसको स्लाइड किया गया। दोनों के लिए फ्रिक्शन सेम रहेगा, म्यू दोनों के लिए कैसे रहेगा? सेम रहेगा। क्यों क्यों सेम रहेगा बोलो? हाँ, म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बॉडी का एरिया कितना भी बड़ा रहे जो सरफेस कांटेक्ट में है, उसका एरिया कितना भी बड़ा रहे कितना भी छोटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। किस पर डिपेंड रहेगा म्यू? नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड रहेगा। और बोल सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं रहेगा। पांचवा लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। पांचवा लॉ क्या है? पांचवा लॉ ये बोलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा रहेगा। तो अगर मैंने बोला म्यू, अगर बॉडी रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, फोर्स अप्लाई किए तो, बराबर है। और बॉडी चल रही है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे है, बॉडी चल रही है, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस तो है ना वहाँ पर, तो भी फ्रिक्शन रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी कैसे रहेगा? ज़्यादा रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब म्यू ज़्यादा है उसका, म्यू एस ज़्यादा रहेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो म्यू रहेगा उसको म्यू के बोलेंगे हम लोग। तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि अगर रोलिंग फ्रिक्शन भी यहाँ पर मैंने ऐड किया तो रोलिंग फ्रिक्शन ये दोनों से कम रहता है। मतलब सबसे कम कौन सा हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम रहता है कभी भी। तो अगर इसको बनाए तो कैसे बनेगा? सबसे ज़्यादा स्टैटिक, फिर उससे ज़्यादा काइनेटिक, उससे कम काइनेटिक, फिर उससे भी कम रोलिंग। ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो किसको बोलते हैं? हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर चल रहे हैं एनालिसिस का। सिंपलेस्ट फॉर्म है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर इस बॉडी के ऊपर मैंने बोला एक फोर्स लगा P, जो उसको इंपेंडिंग मोशन राइट साइड दे सकता है, जहां पर फ्रिक्शन बताना है सबसे पहले मोशन बताना जरूरी रहेगा ना वहाँ पर, तभी हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता पाएंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? अपोजिट रहेगा और टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। ये कॉन्टैक्ट सरफेस से टेंजेंट हो गया, बराबर है। तो जहाँ पर भी ध्यान दो और इसको हैबिट बना लो, जहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग लिखेंगे वहाँ पर F इज इक्वल टू म्यू आर लिखने का पहचान के लिए है ना कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। देखो यहाँ पर और कौन सी फोर्स रहेगी? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो मैं डायरेक्ट, W, ठीक है। और कौन सी फोर्स रहेगी बोलो? रिएक्शन रहेगा कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से, R। हमने वेक्टर के टाइम पे एक चीज पढ़ा था कि एक वेक्टर को, ये वेक्टर यहाँ पर है ना, इस प्लेन पे कहीं पर भी बता देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। जब तक हम उसका डायरेक्शन, उसका एंगल वगैरह चेंज नहीं करते तब तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R को मैं यहाँ बताने की बजाय R को मैं यहाँ बताता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये F को मैं यहाँ बताने की बजाय यहाँ बताता हूँ, ये F हो गया। अभी देखो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया और ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब ये दोनों रिएक्टिव फोर्स है, ध्यान दो। दोनों कैसी फोर्स है? रिएक्टिव फोर्स है। किसके रिएक्शन है दोनों? P जो अप्लाई किया उसका रिएक्शन है ना। अगर ये P नहीं रहता तो फ्रिक्शन रहता क्या वहां पर? नहीं रहता। P नहीं रहता, W रहता तो R रहता वहां पर, है ना। तो R जो है W की वजह से है और F जो है P की वजह से, दोनों रिएक्टिव फोर्स है। तो दोनों रिएक्टिव फोर्स का मैंने बोला कि मैंने अगर रिजल्टेंट निकाल लिया, दोनों रिएक्टिव फोर्स का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो कैसे जाएगा? वो दोनों के बीच में से जाएगा, ऐसे। सही है क्या? दोनों के बीच में से जाएगा। इसको मैं आर आर बोलता हूँ,
आर आर मतलब क्या हो गया वो रिजल्टेंट रिएक्शन, आर भी रिएक्शन है, एफ भी रिएक्शन है, तो आर आर क्या हो गया रिजल्टेंट रिएक्शन। तो ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैन यू डिफाइन दिस एंगल अल्फा? इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल। तो अल्फा क्या है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच का एंगल है ये, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बताया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एक बात ये याद रखो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट tan अल्फा रहेगा, tan अल्फा जो रहेगा वो कभी भी म्यू के बराबर रहेगा। म्यू मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन याद रखो म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। समझ में आया यहां तक? अगला पॉइंट हमारा कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कॉज क्या रहते हैं, क्या रीजन से फ्रिक्शन हो सकता है, बता सकते हो? देखो मैंने बताया कि फ्रिक्शन जो रहता है ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे रहता है। कहाँ रहता है? कॉन्टैक्ट सरफेस पे रहता है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस इटसेल्फ इज द रीजन, कॉन्टैक्ट सरफेस इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कैसे? जो सरफेस रहेगी है ना, वो सरफेस अपने को दिख रहा है कि सरफेस तो पूरा प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में वो सरफेस कैसे रहती है, ऐसे रहेगी। इसको बोलते हैं सरफेस प्रोफाइल। ये चाहे फ्लोर हो चाहे कोई भी सरफेस हो, ग्लास का भी सरफेस अपने ग्लास कितना वो दिखता है, स्मूथ दिखता है ग्लास, उसमें भी रहती है। सिर्फ फर्क ये है कि कम ज्यादा रहेगा। कितना भी स्मूथ सरफेस रहे दिस सरफेस प्रोफाइल विल बी देयर। इतना रहेगा कि ये पीक्स और वैलीज जो बन रही है ये कम ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये बोलना है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट। समझ में आया? नो सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट, ऑल सरफेसेस हैव सम रफनेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रफनेस ऑफ सरफेस। जैसे ये सरफेस है वैसे इसके ऊपर जो बॉडी रखी गई वो भी तो वैसी रहेगी, फिर बराबर है क्या? तो जो बॉडी रहेगी वो ऐसे ऐसे लॉक हो जाएगी यहाँ पर। अभी देखो इसमें लॉक हो जा रही है, एक दूसरे में ऐसा लॉक हो जा रहा है ना। अब क्या होगा जब हम ये बॉडी ऊपर वाली है ऐसे और ये सरफेस नीचे वाला सरफेस, अब हम इसको मूव करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा मूव करेंगे इसको, तो क्या होगा? ये तो यहाँ पर सब फंसा हुआ है ना, तो उसको मूव होने देगा क्या? नहीं मूव होने देगा। तो क्या होगा फिर? अपोज होगा, एंड दैट अपोजिशन इज फ्रिक्शन। समझ में आया कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द रफनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस रफनेस है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन का रीजन क्या हो सकता है बोलो? फ्लूइड फ्रिक्शन का रीजन क्या हो सकता है? फ्लूइड फ्रिक्शन, हाँ बोलो। फ्लूइड फ्रिक्शन का रीजन क्या हो सकता है? हाँ क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फ्लूइडिटी, या और क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। हाँ विस्कोसिटी जो रहेगा उसका रीजन है। फ्लूइड फ्रिक्शन का रीजन क्या है? विस्कोसिटी है। जो जितना ज़्यादा विस्कस रहेगा फ्लूइड, पानी जो है पानी कम करेगा, एयर उससे भी कम रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर ऑयल है तो ज़्यादा करेगा, है ना। डामर है तो डामर में डुबा सकते हैं क्या? कुछ डामर में नहीं डुबा सकते, क्यों? एक्सट्रीम विस्कोसिटी, एक्सट्रीम विस्कस, है ना। तो अपोजिशन जो है ये क्या है? यही फ्रिक्शन है। और इसका रीजन क्या है? रफनेस ऑफ सरफेस। एप्लीकेशन याद रखो, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन है क्या कुछ? फ्रिक्शन का एप्लीकेशन, जितने पावर ट्रांसमिशन है सब फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। जितने पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, गाड़ी चलती है हमारी, है ना, गाड़ी चलती है, पावर फ्रिक्शन की वजह से। ब्रेक लगता है फ्रिक्शन की वजह से। गियर हम लोग जो चेंज करते हैं फ्रिक्शन की वजह। एवरीथिंग, बेल्ट का मैंने एग्जांपल दिया चक्की में, है ना, बेल्ट का एग्जांपल, सब का वजह से फ्रिक्शन। सब पावर ड्राइव जितने मैक्सिमम, नॉट 100%, मैक्सिमम पावर ड्राइव, पावर ट्रांसमिशन किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है।
तो फ्रिक्शन का अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो फ्रिक्शन दोनों है, डिज़ायरेबल भी है, अनडिज़ायरेबल भी है। मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह डिज़ायरेबल है। ठीक है, यहाँ तक बोलो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बोलो, आगे चलें। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए जो हमको लगने वाला है एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ये कंसीडर करते हैं हम लोग कि एक बॉडी है, वो एक सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रही है, इस पर फोर्स लगी है P, ठीक है, और मोशन इधर पॉसिबल है, इसका मोशन इधर पॉसिबल है। तो एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस में W आ जाएगा, एक्टिव फोर्स। ठीक है क्या? देखो W मैं यहाँ बताता हूँ, W, और R को मैं ऊपर बताता हूँ, R। और कोई फोर्स आएगी? फ्रिक्शन आएगा अपोजिट टू द मोशन। ध्यान दो, अपोजिट टू द मोशन है इक्वल टू R। कैसे लिखा जा रहा है उस पर ध्यान दो। जब भी क्वेश्चन आएगा, इतना कुछ देगा नहीं क्वेश्चन में ना, इतना अपने को वहां से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। अपने को क्या दे देगा? ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लाइडिंग ऑन सरफेस सो एंड सो, ऐसे दे देगा। या ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी केप्ट एट दिस सरफेस, इस टाइप का क्वेश्चन। ये सब अपने को फिगर एनालाइज करना पड़ेगा। अभी देखो इसमें हमको एनालिसिस कैसे करना है। यहाँ भी हमको FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, और एक्टिव फोर्सेस, रिएक्टिव फोर्सेस। एक्टिव फोर्स ये हो गई, एक्टिव फोर्स ये हो गई, ठीक है क्या? ये रिएक्टिव फोर्स हो गई, ये रिएक्टिव फोर्स हो गई। और कोई रिएक्टिव फोर्स रहेगा? और कोई रिएक्टिव फोर्स रहेगा? कोई एक्टिव फोर्स और है? नहीं है। एनालिसिस याद रखो, दो टाइप का एनालिसिस रहेगा। अगर स्टैटिक कंडीशन है, कैसे कंडीशन है? स्टैटिक मतलब क्या? एट रेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम में है अगर, इक्विलिब्रियम में है अगर, तो देखो क्या कंडीशन रहेगी। कंडीशन ये रहेगी कि ये P जो रहेगा, ध्यान दो यहाँ पर, P क्या काम कर रहा है? P खींच रहा है, ये ब्लॉक को खींच रहा है P, है ना? लेकिन ये ब्लॉक कैसा है? रुका हुआ है। तो P और F का रिलेशन बता सकते क्या रिलेशन रहेगा? हाँ, P जो रहेगा या तो F के बराबर रहेगा या तो F से कम रहेगा, है ना? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इसको लिख सकते हैं P शुड लेस देन और इक्वल टू F। सही है? लेस देन मतलब कितना भी कम हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल हुआ तो हमको मालूम है कि इक्वल मतलब इक्वल पर भी यह मोशन होगा नहीं, है ना? ये फिर इक्वल पर क्या होगा? क्या कंडीशन रहेगी? इसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जो P इज इक्वल टू F अगर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। और याद रखो, फ्रिक्शन के जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सब इसी कंडीशन पर सॉल्व होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी कंडीशन पर सॉल्व होंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। P इज इक्वल टू F को हम और क्या बोल सकते हैं? समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0। अगर F इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। P माइनस F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन ने क्या अप्लाई किए? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किए एक्चुअल में। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0। और अगर ये डायनामिक कंडीशन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर काइनेटिक, याद रखो काइनेटिक में क्या होगा? काइनेटिक में मोशन रहेगा, है ना? तो सेम कंडीशन अगर है, सेम कंडीशन में ये बॉडी क्या हो रही है? ये बॉडी मूव हो रही है इधर। मैंने बोला मोशन इसका जो है वो एक्सीलरेशन A से है। कितना है एक्सीलरेशन इसका? A है। एक्सीलरेशन कितना है? और फोर्स कितना अप्लाई किया इस पर? P अप्लाई किया। एज यूजुअल W, एज यूजुअल R, और फ्रिक्शन भी रहेगा यहाँ पर F इज इक्वल टू
म्यू नॉट। अब एक बात पर ध्यान दो, जब भी बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट हो जाएगी, जब भी मोशन क्रिएट हो जाएगी तब उसके अंदर इनर्शिया लगेगा, इनर्शिया फोर्स लगेगा। और इनर्शिया भी जो रहेगा ये कभी भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है। समझ में आया? किसके अपोजिट रहता है? मोशन के अपोजिट रहता है इनर्शिया। तो इनर्शिया और फ्रिक्शन का नेचर सेम है। फ्रिक्शन भी क्या करता है? मोशन को अपोज करेगा। इनर्शिया भी क्या करता है? हाँ, बॉडी का जो स्टेट चेंज है उसको अपोज करता है। पढ़ा था हमने, बॉडी का जो स्टेट है, स्टेट अभी क्या है? मोशन में हो, तो मोशन को क्या करेगा? मोशन अगर रोकने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है, तो उसको अपोज करेगा इनर्शिया। तो देखो काइनेटिक का एनालिसिस क्या रहेगा? स्टैटिक का एनालिसिस रहेगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, है ना। ये एनालिसिस कहां से आया? P इज इक्वल टू एफ से। P माइनस एफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो सकती है किसकी? यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो फिर R और W का क्या रिलेशन हो जाएगा? R ऊपर है, W नीचे है, बोलो। या R इज इक्वल टू W हो सकता है क्या? एक्शन और रिएक्शन बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं? R माइनस W इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कंडीशन क्या है? R माइनस W इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। याद है क्या कुछ? अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 वर्टिकल। अपवर्ड कौन सी है? W R अपवर्ड है, तो उसको हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। W डाउनवर्ड है, उसको क्या ले लिया हमने? नेगेटिव। और वैसे यहाँ पर ये क्या है? P माइनस एफ इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0। और इसमें हमने क्या लिया था? राइट साइड जाने वाला फोर्स P को पॉजिटिव लिया था हमने, लेफ्ट साइड जाने वाला फोर्स ये देखो नेगेटिव। क्या कंक्लूजन निकला बताओ? क्या कंक्लूजन निकला? स्टैटिक कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगी, जो कि क्या है? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब आ जाओ काइनेटिक में। अगर मोशन है इसमें, तो मैंने बताया था कि मोशन में क्या अप्लाई होगा? एफबीडी ड्रॉ कर दी हमने ना, ऑल एक्टिव एक्टिव फोर्सेस यहाँ पर आ गए अभी। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? हाँ, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई होगा। न्यूटन्स लॉ क्या है? सेकंड लॉ बोल दो। F इज इक्वल टू ma, ये लॉ है। ध्यान दो, अभी बहुत बारीक चीज़ है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू ma। अगर मल्टीपल फोर्सेस है ना, मल्टीपल फोर्सेस है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सिग्मा F इज इक्वल टू मल्टीपल फोर्सेस। और ये जो लॉ अप्लाई होगा, ये मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई होगा? मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। मोशन इसका कैसे हो सकता है? हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू ma वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पर अप्लाई होगा? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिधर मोशन है उधर अप्लाई। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी ये याद रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, तब ये सिग्मा एफ बनेगा। तो अभी देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मोशन हो रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं? 2 है। काउंट पहले कर लेने का, पहले काउंट कर लेने का। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस? ये ma यहाँ पर डायरेक्ट है ना, तो उसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ma डायरेक्ट है। वहाँ पर ma के अलावा जो फोर्सेज है वो पकड़ेंगे, ठीक है। P आ गया, F आ गया। P कैसे रहेगा? पॉजिटिव। और F कैसे रहेगा? तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा? P माइनस F इज इक्वल टू ma ही अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? यहाँ P माइनस F 0 क्यों था? क्योंकि मोशन नहीं थी। यहाँ पर मोशन है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? P माइनस एफ इज इक्वल टू ma। मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, है ना, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसका एक्सीलरेशन रहेगा। सब मोशन पैरामीटर आ जाएंगे जब एक बार मोशन चालू हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने? अगर मैंने बोला व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या रहेगा? बोलो। ये m इधर डिवाइड में आ जाएगा सीधे सीधे, बराबर है। m डिवाइड में आ जाएगा, a मिल जाएगा। अगर मैंने बोला इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो u 0 हो गया। v निकालना है। आफ्टर मैंने बोल दिया टाइम t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। आगे अभी सब पूरा मोशन पैरामीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा t
1.5 सेकंड बोल दिया, u 0 था, v मिल जाएगा। फिर समझ में आया क्वेश्चन कैसा आता है इस पर? एक फोर्स इतना न्यूटन का अप्लाई किया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, बॉडी का वेट इतना है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 1.5 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। आ गया क्वेश्चन, समझ में आया? देखो अभी मोशन पैरामीटर के साथ में क्या अप्लाई करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। मैंने बताया था अभी सब एक साथ अप्लाई हुआ, काइनेटिक्स पार्ट है ये। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वर्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा। कनेक्टेड बॉडीज मैंने बताया था ना कल, कनेक्टेड बॉडीज, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ एक बॉडी है, अगर मैंने बोला इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इसका एम्पलीट्यूड ड्रॉ करें अगर ऐसे, वेट नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, है ना, एक्सीलरेशन नीचे, इनर्शिया ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, मोशन है ना यहाँ, तो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल प्लेन में अप्लाई होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अप्लाई होगा। और इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी कहानी में एक बात याद रखो कि जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में है, जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव रहेगी कभी भी, है ना। न्यूटन लॉ अप्लाई करने के टाइम पे क्या याद रखने का, जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में है वो फोर्स कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और जो फोर्स मोशन के अपोजिट है वो, अभी देखो यहाँ मैंने बोला मोशन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर W पॉजिटिव रहेगा और T नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा न्यूटन सेकंड लॉ, W माइनस T इज इक्वल टू M। समझ में आया, सिग्मा F इज इक्वल टू MA। सिग्मा F का मतलब क्या, ऑल फोर्सेस, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन है। तो मोशन में कितने फोर्सेस है, दो फोर्सेस, जो मोशन के डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव, W पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन वाला W माइनस T इज इक्वल टू ऑलवेज क्या रहता है, MA, न्यूटन्स लॉ में ऑलवेज इज इक्वल टू। समझ में आया अभी? देखो इंक्लाइन प्लेन पे क्या आता है, एक बार इसका एनालिसिस देखकर समझ लो, हर बार क्वेश्चन जब भी आया उसको ऐसे ही करना रहेगा। इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन मैंने बोला ये थीटा है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, और इस बॉडी को जो है ऊपर खींचना है, किधर खींचना है, ऊपर खींचना है, फोर्स भी ऊपर लगेगा इसका, ठीक है। बस इतना ही दिया अपने को, और दे दिया बॉडी का वेट इतना इतना है, ऐसा दे दिया है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फोर्स P कितना लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है ना। अब देखो एनालिसिस में क्या क्या आता है वो ध्यान दो। एनालिसिस में ऑलवेज एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस आती है ना। तो P बाहर से फोर्स बोल रहा है अप्लाई किया है, दूसरा एक्टिव फोर्स कौन सा आ जाता है, वेट ऑलवेज रहता है, कहाँ पर एक्ट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, जमीन की तरफ आता है कभी भी, क्यों क्यों, वेट का कॉज में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करता है, ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा W, ठीक है। और कौन सा फोर्स रहेगा, अप्लाइड फोर्स है कोई, रिएक्टिव फोर्स रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन है ना, कहाँ से रहेगा, देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ध्यान दो यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये इससे कैसे रहेगा, वो इससे परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब कैसे, ऐसे रहेगा, तो मैं उसको यहाँ बता देता हूँ, चलेगा ऐसे, R, ध्यान दो कैसे बताया जा रहा है, ये R एक्चुअल में कहाँ पर रहना चाहिए था, ये यहाँ पर रहना चाहिए था, उसको यहाँ बताया, ठीक है। और कोई फोर्स रहेगी, फ्रिक्शन किधर रहेगी, हाँ, तो मोशन मैंने बोला ऊपर है, इसका अपवर्ड मोशन है, तो फ्रिक्शन किधर रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी फ्रिक्शन। और ये याद रखो, फ्रिक्शन कभी भी कॉन्टैक्ट सरफेस से टेंजेंट बताते हैं ना, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस को टेंजेंट बता दिए अपन ने, तो क्या हो जाएगा ये F इज इक्वल टू, और कोई फोर्स रहेगी, और कोई फोर्स रहेगी, P अप्लाइड फोर्स है बाहर से, और कोई फोर्स नहीं है बाहर से, बराबर। मैंने बताया P जो भी अप्लाइड फोर्स रहेगी उसके साथ में ऑलवेज W को कंसीडर करने का, ये एक्टिव फोर्स में रहेगा, बराबर। रिएक्टिव फोर्स कहाँ कहाँ पर रहेगा, देखो रिएक्टिव फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस पे रहेगा,
और अभी एक चीज हमने पढ़ा, फ्रिक्शन भी जो है क्या है, रिएक्टिव फोर्स। तो जहां पर मोशन या रहेगा या इंपेंडिंग मोशन रहेगा वहां पर फ्रिक्शन रहेगा। मोशन अपवर्ड पॉसिबल है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड रहेगा। कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर इंक्लाइंड है, रिएक्शन उससे ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा उससे। तो ये ऑल एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसको हमको एक्स डायरेक्शन लेना है, इसे ये डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन लेना है, और ये डायरेक्शन जो रहेगा ये वाई डायरेक्शन है। और हम जो है हम खुद टेढ़े होकर ऐसा देखेंगे इसको, एक्स और वाई ऐसा है ना। क्यों ये ले रहे हैं हम लोग, देखो उसके पीछे भी एक रीजन है। ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है, ये फोर्स देखो, ये फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, बराबर है। ये फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है। ओनली वन फोर्स जो है डब्ल्यू, ये क्या हो जाता है, हाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। देखो अगर मैंने यहाँ क्वाड्रेंट बना दिया इसे, तो डब्ल्यू कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अगर हमने एक्स और वाई एक्सिस ऐसे घुमा कर लिया ऐसे, तो सिर्फ डब्ल्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अपना काम बहुत आसान होगा। अगर हमने एक्स एक्सिस ऐसा और वाई एक्सिस ऐसे लिया तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। तो सिर्फ डब्ल्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है। बाकी सब कैसे है, एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। समझ में आया क्या। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो हमारा एक्स डायरेक्शन है, और उसका परपेंडिकुलर जो रहेगा वो वाई डायरेक्शन। याद रहेगा क्या, हर क्वेश्चन में हम लोग जब भी इंक्लाइन प्लेन वाला आया ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, क्वेश्चन नहीं, चलो आगे। अब देखो डब्ल्यू को रिजॉल्व करना है अपने को, है ना। डब्ल्यू को रिजॉल्व करना है, यहाँ ध्यान दो, अभी डब्ल्यू थर्ड क्वार्टर में ऐसे जा रही है। इसका एंगल मालूम है क्या डब्ल्यू का हमको, यहाँ ध्यान दो, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना रहेगा, बोलो ये एंगल, ये कितना हो जाएगा। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये अगर 90 हो गया तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों का एडिशन। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, सही है क्या, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है। और ये एंगल कितना हो, ये पूरा एंगल कितना है, बोलो 90, उसमें से 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना बचा फिर, देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा, बराबर है क्या। ये पूरा 90 है और ये कितना है, तो ये कितना बचेगा, टोटल है 90 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा वो, देखो ये 90, ये माइनस 90, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आया, तो ये एंगल कितना बचा, सही है क्या। अभी ध्यान दो, W का एंगल वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल Y है, ये Y के साथ में W का एंगल कितना आया, थीटा। अब ये W को रिजॉल्व करना है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट बोलो W के, थीटा से मिला हुआ कंपोनेंट क्या रहेगा कभी भी, तो यहां पर आ जाएगा ये एक W cos थीटा, और इधर जो आएगा वो ये W cos थीटा, ये W sin। W को हमने रिजॉल्व कर दिया ना, दो फोर्स मिल गए उसके। अब W को भूल जाने का अपन, W का काम खत्म हो गया। अभी देखो सब फोर्सेस आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गए, है ना। बॉडी किस पोजीशन में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब मोशन ऊपर स्टार्ट हो सकता है जस्ट। तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमको अप्लाई करना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें फिर क्या लेते हैं हम लोग, राइट साइड के फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के फोर्स नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। समझ में आया एनालिसिस कैसे करेंगे। देखो राइट साइड वाला P है, लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्स है, फ्रिक्शन भी है और W साइन थीटा भी है, ये भी है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर बोलो, क्या आ जाएगा यहाँ पर बोलो,
P राइट साइड है, P पॉजिटिव रहेगा, ये दो लेफ्ट साइड है क्या, F और W साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। समझ में आया क्या ये जिसको समझ में आ गया उसको बहुत कुछ आ गया, समझ लो। एनालिसिस कुछ भी नहीं करे अपन ने, क्या करे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो सीधे आप पे जा रहा है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो नेगेटिव। यहाँ पर देखो ये जा रहा है राइट साइड, एक्स एक्सिस हमारा ये है ना, ये जा रहा है राइट साइड, ये दोनों जा रहे हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले दोनों नेगेटिव। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में बोल दो, अपवर्ड कौन सा है, आर, डाउनवर्ड डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, समझ में आ गया। इसमें पॉजिटिव निगेटिव चेंज हो सकता है, किस वजह से चेंज हो सकता है बोलो, हाँ मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो एफ इधर चला जाएगा, मोशन अगर डाउनवर्ड हुआ तो एफ किधर जाएगा, मोशन के अपोजिट जाएगा कभी भी। बस करते इतना। जैसा मैंने अभी बताया सर्कुलर मोशन जो रहता है ये दो सरफेस के ऊपर हमको देखना है। पहला जो देखना है ऑन लेवल सरफेस, ऑन लेवल सरफेस। देखो लेवल सरफेस में सर्कुलर मोशन का मतलब क्या रहेगा, लेवल सरफेस में सर्कुलर मोशन का मतलब ये रहेगा कि एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, दिखते हैं इसको, सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर एक पार्टिकल, समझ लो कार है, दिस कार इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर रोड एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज आर, स्मॉल आर हम लोग लेंगे क्योंकि कैपिटल आर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, तो स्मॉल आर उसका रेडियस है। और ये जो पार्टिकल है हम लोग कार बोल रहे हैं इसको, इस पार्टिकल का मोशन कैसे रहेगा, इस पर एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस, देखो इसका मोशन जो रहेगा फॉर एग्जांपल ऐसे मोशन है इसका, ठीक है, अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, अलोंग दिस रेडियल पाथ, तो इसका अगर एफबीडी हमने ड्रॉ किए तो कैसे आएगा, बॉडी इन स्पेस हो गया, एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस बोलो, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा ऑलवेज W, और बोलो और कोई एक्टिव फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, एक्टिव फोर्स है क्या, एक्टिव नहीं रहेगा, रिएक्टिव फोर्स रहेगा, रिएक्टिव में पहला नॉर्मल रिएक्शन R, दूसरा फ्रिक्शन किधर रहेगा, फ्रिक्शन किधर रहेगा बोलो, देखो इसमें दो टाइप का फ्रिक्शन रहेगा, एक रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा और एक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। रोलिंग फ्रिक्शन मैंने बताया जब भी कोई बॉडी रोल होती है ऐसे, तो जो जहां पर टिकी रहती है सरफेस के ऊपर वहां पर फ्रिक्शन रहता है ना। तो अभी अगर मैंने बोला एक कार है, कार ऐसे आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ रही है तो उसका जो टायर रहेगा वो कैसे रहेगा, रोलिंग में रहेगा वो। लेकिन हमको टायर की मोशन अभी नहीं लेना, हम लोग क्या ले रहे हैं, सर्कुलर मोशन ले रहे हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन मतलब अलोंग दिस पाथ, अलोंग दिस पाथ। अगर इसकी स्पीड बढ़ने लगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी और बढ़ रही तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, सर्कुलर पाथ है, स्पीड बढ़ रही है, पहले कम स्पीड पे चल रही है, कम फिर ज्यादा स्पीड पे चलना है, तो क्या होगा, सर्कस में मौत का कुआं देखे क्या, देखे, तो वो गाड़ी जो चलाता है बार बार गिर जाता है नीचे ना, गिरता है, नहीं गिरता ना, क्यों नहीं गिरता वो, तो स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ाने से एक फोर्स उसको बाहर खींचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा है तो उसको एक फोर्स बाहर खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको, सेंटर से दूर ले जाने वाली फोर्स। एक्चुअल में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रीजन क्या है बता सकते हैं, जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट होती है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, हमने पढ़ा ये, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड सेंटर, मतलब एक फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रही है ऐसे, इधर खींच रही है ऐसे, तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा, अपोजिट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा उसका अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट।
तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स अंदर खींच रही है। जैसा हमने इनर्शिया में क्या पढ़ा है, अगर बॉडी को हम ढकेल रहे हैं, बॉडी को ढकेल रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, मोशन को रेजिस्ट करेगी। तो ऐसे एक बॉडी ऐसा रोटेट होने जा रही है तो उसको एक फोर्स अंदर खींच रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, वहां पर बाहर हो जाएगी। वो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो जो फोर्स अंदर रहेगा उतना ही फोर्स यहां बाहर की डायरेक्शन में रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये किसका रिएक्शन रहेगा, ये जो फोर्स अंदर की तरफ रहेगा उसका रिएक्टिव फोर्स रहेगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखो किसकी वजह से रहेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से रहेगा। किसकी वजह से रहेगा, फ्रिक्शन। इसके दोनों टायर जो रहेंगे वो क्या करेंगे, अंदर की तरफ फ्रिक्शन उसका प्रोड्यूस करेंगे। F = μr। देखो ये एनालिसिस अगर समझ में आ गया तो आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, यू कैन डू दैट क्वेश्चन, है ना। हम लोग जो इतना बारीक से इसको देख रहे हैं वो ध्यान दो कि फोर्सेस क्या क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आया, इट इज एज ए रिएक्टिव फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल, बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, जो बाहर की मोशन को अवॉइड करेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, जो अंदर खींचेगा उसको। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय बोलो फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये FBD में मैं बता देता हूं इसको। जहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताते हैं वहां पर कभी भी लिखो mv²/r। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या रहता है, FC = ma रहता है। ठीक है क्या, F = ma रहता है ऑलवेज, तो FC भी ma रहेगा। मास ऑलवेज मास रहेगा, और ये एक्सीलरेशन किसके बराबर रहेगा, देखो एक्टिव मतलब क्या, सेंट्रीपिटल, और रिएक्टिव मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल। तो एक्शन एंड रिएक्शन कैसे रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो जो एक्सीलरेशन हमको सेंट्रीपिटल मिल रहा है वही एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल में मिलेगा। तो ये A जो रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, v²/r। क्या अपन ने पढ़े उसमें, है ना, सेंट्रीपिटल में हमने पढ़े सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या रहता है, AC = v²/r रहता है। तो वही एक्सीलरेशन अपोजिट रहेगा, मतलब फोर्स अपोजिट रहने की, मास तो चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r रहेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ रहेगा जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, μr। इतने फोर्स है इसमें। ये जो हमने फिगर ड्रॉ किए ये फ्रंट व्यू है, याद रखो। गाड़ी आगे से आते दिख रही है, आगे से आते दिख रही है, मतलब वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। चलने दो, तुम्हारा चलने दो, है ना, ठीक है चलने देते। ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है और रिएक्शन कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। और टायर है, टायर का फ्रिक्शन अंदर की तरफ खींचेगा क्योंकि वो बाहर होने की कोशिश करेगी, ऐसा मोशन है ना। तो फ्रिक्शन कैसे खींचेगा, अंदर खींचेगा, बराबर। और इसका रिएक्शन किधर रहेगा, बाहर की तरफ है। समझ में आएगा, 4 फोर्सेस रहेंगी इसमें। एक एक्टिव फोर्स है W, तीनों रिएक्टिव फोर्स है। समझ में आया। इस कंडीशन में ये गाड़ी चल रही है, ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है, तो ये कौन सा सिचुएशन कौन सी हो गई है, बोलो। इसको बोलते हैं काइनेटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक, मोशन में ना। तो मोशन में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, देखो यहां पर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। ठीक है, ये हम लोग कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, मैंने बताया फ्रंट व्यू से हमको गाड़ी दिख रही है, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट ऐसे हो रहा है, बराबर। मोशन के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है इसमें, मोशन के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोशन कैसे गाड़ी का आगे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग यहां पर इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। राइट साइड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड फोर्सेस निगेटिव। बोल दो कितने हैं, FC आगे -F आगे इक्वल टू 0। दो ही फोर्स है, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, राइट वाला पॉजिटिव लेफ्ट वाला निगेटिव। FC को एक्सपांड कर दो, mv²/r माइनस F को एक्सपांड कर दो, μr इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। सिग्मा Fy इक्वल टू 0,
क्या कंडीशन रहती है? अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। तो बोलो अपवर्ड डाउनवर्ड कितनी फोर्स है? आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं। ये हमेशा याद रखो कि हमको मास की शक्ल में लेना है वेट को। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू, देयरफॉर r इज इक्वल टू mg। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, r इज इक्वल टू mg। हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान दो यहां पर कैलकुलेट करना है इसका v वेलोसिटी कितना मिल सकता है पॉसिबल, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना पॉसिबल है सर्कुलर पाथ पर, है ना। क्वेश्चन इसी पर आता है। तो r की वैल्यू यहां पर पुट करो और v कैलकुलेट करो, क्या आता है फटाफट एकदम। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा ये? एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस म्यू, आर की जगह मैं लिख दूंगा एम जी इज इक्वल टू 0। ये पूरा इधर चला जाएगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया फिर? म्यू आर जी, ये आर इधर चला गया है ना, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? अंडर रूट म्यू आर जी। देखो इसमें याद रखो आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है इसमें, है ना। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। और म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में? टायर और सरफेस के, रोड सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और v क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार है। कहां पर? सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो किस पर डिपेंड रहेगी? क्वेश्चन आएगा v इज ए फंक्शन ऑफ म्यू आर रेज टू हाफ। v किस पर डिपेंड है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के ऊपर डिपेंड है, उसके स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मास ऑफ द कार के ऊपर डिपेंड नहीं है। मास कार का कम रहे ज्यादा रहे कोई इश्यू नहीं, उसकी स्पीड किस पर डिपेंड रहेगी? म्यू और आर पर डिपेंड रहेगी, है ना। आर बहुत बड़ा उसमें रोल है आर का। ये फॉर्मूला जो रहेगा लेवल सरफेस के लिए डायरेक्ट यूज होगा। ये फॉर्मूला लेवल सरफेस अगर बोला है क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी डायरेक्ट अप्लाई कर दो, है ना। कुछ उसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है? स्क्वायर रूट म्यू आर जी, ये आ जाएगा आंसर अपना। और यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल सरफेस इज ए फंक्शन ऑफ, 4 दे देगा, फंक्शन ऑफ म्यू आर रेज टू हाफ और म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबल है। और एक चीज इसमें कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं रहेगी वेलोसिटी। समझ में आ गया? आगे चलो, अब देखते हैं मोशन ऑन बैंक्ड सरफेस। 2 नंबर, मोशन ऑन बैंक का मतलब क्या? बैंकिंग ऑफ रोड सुने क्या? किसको बोलते हैं? बैंकिंग मतलब टिल्ट होना, है ना। तो ठीक है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है बता सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? इधर उधर मत बताओ, यहां पर एग्जैक्ट डायरेक्शन बताओ। बोर्ड से बाहर आ रहा है या बोर्ड के अंदर जा रहे हो, है ना। मतलब इट इज आइदर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसा है ये। तो ये रोड ऐसा है ना, और गाड़ी ऐसे चल रही है। समझ में आया क्या है? तो मोशन जो अपनी तरफ है, यहां पर ऐसे मोशन आ रहा है। अब देखो ये गाड़ी स्लिप कैसे हो सकती है? यहां स्लिप हो सकती है रोड पे नीचे, ऐसे स्लिप हो सकती है। तो इसका मोशन किधर पॉसिबल रहेगा? अगर गाड़ी खड़ी है तो मोशन किधर पॉसिबल रहेगा? इधर पॉसिबल। लेकिन अगर गाड़ी चल रही है और स्पीड बढ़ रही है उसकी, तो मोशन किधर पॉसिबल रहेगा?
बाहर की तरफ पॉसिबल रहेगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर लेके जाएगा। तो जब इसका मोशन बाहर की तरफ पॉसिबल रहेगा, बाहर मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, है ना, अवे फ्रॉम सेंटर अगर इसका मोशन हो रहा है तो ऐसे सीधा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इधर जाएगा रिएक्शन, ये रहेगा आर, ठीक है, और डब्ल्यू किधर रहेगा, डाउनवर्ड डब्ल्यू, हो गया। फ्रिक्शन किधर रहेगा बोलो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, F इज इक्वल टू यहां क्यों बताया मैंने फ्रिक्शन, बताओ रीजन। कॉन्टैक्ट सरफेस पे टेंजेंशियल रहता है, पढ़े कि नहीं अपन, कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर है, उसका टेंजेंशियल रहेगा फ्रिक्शन, बराबर है। और कौन सी फोर्स रहेगी, बोलो, हाँ, अपन अभी काय के लिए ले रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड पर ले रहे हैं। पिछले केस में भी वही था ना, मोशन फ्रंट था, लेकिन कैसा था, सर्कुलर पाथ पर था। ऐसे सर्कुलर पाथ पर होने की वजह से क्या था, गाड़ी इधर फिसल सकती है, तो अपन ने क्या निकाले, कितनी स्पीड उसकी रहेगी कि वो इधर बाहर ना फिसले, बराबर, वो निकाले हम। अब यहां पर वही निकालना है अपने को बैंकिंग रोड पर ऐसे। तो फ्रंट की मोशन नहीं, हमको कौन सी चाहिए, इधर मोशन नहीं होना चाहिए और इधर मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो काय का है, जो सर्कुलर पाथ ऐसे बन रहा है, तो यहां सेंटर है, सर्कुलर पाथ पर मोशन हो रहा है, तो इसका एफबीडी ड्रॉ हो रहा है। और कौन सी फोर्स रहेगी बोलो इस पे, सेंट्रीफ्यूगल किधर रहेगी, फ्रिक्शन के अपोजिट, फ्रिक्शन के अपोजिट रहेगी। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो जैसे रिएक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहता है, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहती है वो कैसे रहती है, कैसे रहती है, वो सेंटर से अवे रहेगी। कभी भी सेंटर यहां पर कहीं होगा इसका, तो सेंटर से अवे रहेगी, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं रहेगी वो, है ना। तो सबका रूल है, फ्रिक्शनल फोर्स का रूल क्या है, टेंजेंट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रूल है, इट इज अपोजिट टू द सेंटर। सेंट्रीफ्यूज, फ्यूज मतलब क्या, रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब छोड़ देने वाला, रिफ्यूजी बोलते हैं ना, रिफ्यूजी मतलब क्या, छोड़ के जाने वाला, बराबर है क्या। तो सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या, सेंटर को छोड़ के जाने वाला, और सेंट्रीपिटल मतलब क्या, सेंटर को ढूंढने वाला। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखो। तो ये सेंटर से अवे रहेगा कभी भी। अभी देखो F और R ये दोनों को रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहां पर दो फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो हम लोग FC को और W को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम F और R को रिजॉल्व कर देंगे। इसका एंगल बोल दो, F का एंगल क्या रहेगा, ये थीटा है, ये सरफेस है, ये एंगल थीटा है, ये फोर्स F है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो F के दो कंपोनेंट अलोंग दिस और परपेंडिकुलर टू दिस, बोलो क्या हो जाएगा F के कंपोनेंट, ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। ऐसी R देखो कहाँ जा रहा है, R इधर जा रहा है, R का एंगल क्या होगा बोलो, ये वाला एंगल कितना रहेगा, और ये वाला, ये थीटा हो जाएगा। तो फिर इसके दो कंपोनेंट, ये R है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, R cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा दूसरा, R sin थीटा। समझ में आया क्या, पूरा खेल रिजोल्यूशन का रहता है, वेक्टर में मैंने बताया था पूरा खेल रिजोल्यूशन का रहता है, ठीक है। तो यहां पर बताते हैं फोर्सेस, ये W पहले हो गया, R इधर था, ये R था, R के दो कंपोनेंट हमने ड्रॉ किए, कौन कौन से, ये थीटा था, तो R का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा R cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा R sin थीटा, ठीक है। उसके बाद में
एफ जो था यहां पर था, कहां था एफ, यहां पर था एफ, अलोंग दिस सरफेस है ना, तो एफ का ये एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया। तो इस लाइन पर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा एफ का, एफ कॉस थीटा, और इस लाइन पर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है क्या यहां तक? और कौन सी फोर्स है, एफ सी है, किधर जाएगी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक अगर तुम पहुंच सकते हो, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अगर यहां तक पहुंच सकते हो तो, और यहां तक पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो क्या किया हमने ये किए कि ऑल एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस शो कर दिए। एक्टिव फोर्स W है, रिएक्टिव फोर्स फ्रिक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, बराबर। उसमें से दो इंक्लाइंड थी, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइंड थी, उसके दो कंपोनेंट निकाल लिए। उसके बाद में आर रिएक्शन इंक्लाइंड था, उसके दो कंपोनेंट निकाल लिए। अभी जिसको हमने रिजॉल्व कर लिया उसको भूल जाने का है ना, जिसको रिजॉल्व कर लिया उसको भूल जाने का। अब ऑल फोर्सेस आर आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नाउ यू कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम लोग हॉरिजॉन्टल में अप्लाई कर रहे हैं, किधर, बैंकिंग ऑफ रोड पे। मैंने बताया था आगे के डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोग नहीं ले रहे। अगर हमने वेलोसिटी मान रहे, मतलब कौन सी वेलोसिटी मान रहे, या तो बाहर स्लिप हो रही है या तो अंदर स्लिप हो रही है। स्लिप हो रही है कि गाड़ी नहीं हो रही है, वो कैसे चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले निगेटिव। करेंगे क्या ये, इसके आगे का v निकालना है। यहां भी कितना v पॉसिबल है, बोलो फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बोलो, राइट साइड वाले एफ सी माइनस एफ कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, आगे इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लेना है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसमें एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, और एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस म्यू आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू 0। देखो ये दोनों माइनस इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, और आर कॉमन ले लेता हूं मैं वहां से, बोलो क्या बनेगा, आर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, म्यू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही अप्लाई करो। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। बोलो वर्टिकल कितने फोर्सेस है, आर कॉस थीटा अपवर्ड है पॉजिटिव, और आर कॉस थीटा बोलो माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। ये एफ की जगह वापस क्या आ जाएगा, माइनस म्यू आर साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकल जाएगा आर, एम जी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से आर की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। अपने को क्या चाहिए, वी निकालना है, करो जिनको जम रहा है करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कहाँ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन
आर इंटू ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया आर के बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 2 भी आर के बराबर निकालो, दोनों को बराबर कर दो। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आ गया। देखो दोनों आर के बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 कर दो लगे तो इसको, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, फिर वी इज इक्वल टू आएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा आर, ये जी भी है यहाँ पर, जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये मत बोलना ये समझ में नहीं आया, अभी क्या है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मेन समझने वाली चीज़ कहाँ पर है, ये डायग्राम है मेन समझने वाली चीज़। उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किए, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, उसके बाद क्या किए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद मैथमेटिकल और कुछ नहीं। अभी देखो कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पर, v इज इक्वल टू ये पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। अब साइन थीटा कॉस थीटा करने की बजाय क्या करते हैं, अगर ये पूरे को हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, पूरे को क्या करें, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, तो देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर tan थीटा, मतलब सिर्फ tan थीटा अननोन एक रहेगा वहाँ पर, है ना। तो डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा पूरा ये आर जी म्यू, ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा चला गया, प्लस tan थीटा अपॉन, बोलो, ये है फाइनल फॉर्मूला वी मैक्स का, प्लेन सरफेस वाला क्या आया था वो, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी, ये फार्मूला था, ठीक है। बोलो ये लेवल सरफेस के ऊपर, ये बैंक सरफेस के ऊपर है ना। अभी बोलो v किस पे ज्यादा रहेगा, लेवल सरफेस पे रहेगा कि बैंक सरफेस के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैं, ये इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी या इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, बोलो। देखो म्यू आर जी है, एकदम सिंपल चीज है ये म्यू आर जी है, सबको दिख रहा है कि पीछे वालों को भी, ये म्यू आर जी है, यहां पर आर जी है ऑलरेडी, ये म्यू प्लस समथिंग है, मतलब म्यू में कुछ भी अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू से ज्यादा हो रहे हो, उससे मल्टीप्लाई है यहां पर, बराबर है। मतलब ये ऊपर वाली टर्म इससे कम है कि ज्यादा है, ज्यादा होगी। एक चीज ये ज्यादा होगी, पहले नीचे वाली टर्म देखो क्या, 1 माइनस म्यू टैन थीटा, म्यू टैन थीटा को 1 में से माइनस किया है, यानी म्यू की वैल्यू अगर 0.1 भी रही और टैन थीटा की वैल्यू अगर कुछ भी रही, है ना, तो 1 में से अगर उसको माइनस करें तो क्या होगा, 1 से कम आंसर आएगा। और किसी भी चीज को डिवाइड बाय 0 पॉइंट समथिंग करो तो उसकी वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी। तो अभी बोलो ये 1 माइनस म्यू टैन थीटा है, बराबर है, तो ये 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, तो ऊपर की डिजिट और बड़ी हो जाएगी। तो ये वी ज्यादा या ये वी ज्यादा, बैंक वाला वी ज्यादा, समझ में आया क्या। तो अब ये जो मैंने शुरू किया था कहानी कि जो ये रेसिंग के जो ट्रैक्स रहते हैं वो क्यों इंक्लाइंड रहते हैं, यहां से शुरू हुई थी कहानी अपनी। रेसिंग के ट्रैक्स इसलिए इंक्लाइंड रहते हैं कि वहां पर ज्यादा स्पीड पॉसिबल रहती
है ना, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक जो रहता है रोड ऐसे स्लोप, उस पर ज़्यादा स्पीड पॉसिबल रहती है ना, इसलिए रेसिंग के ट्रैक्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, बैंक्ड रहते हैं। इसे समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है उस पर, तो ये दोनों पर याद रखो। और दोनों केस में मास कहीं पर नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल सरफेस एज वेल एज मैक्सिमम लेवल वेलोसिटी एट बैंक सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यहाँ पर ये अपना चैप्टर फिनिश होता है ना। मैंने बताया था 3-4 कुछ ट्रिक्स वाली बातें हैं जो एग्जाम्पल में लगने वाली, उस पर ध्यान दो, है ना। उससे तुम्हारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है बहुत इजी हो जाता है। देखो क्या है, सबसे पहली चीज हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ बोलो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, पहली शक्ल इनिशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ बोलो क्या है, इनिशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ क्या है, dp बाई dt है, बराबर है क्या। p इज इक्वल टू क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt। ध्यान दो, अभी डेरिवेटिव है, सब लोग ध्यान दो, यहाँ डेरिवेटिव है x इंटू वाई, बराबर है क्या है ये, x इंटू वाई। तो कैसे निकालते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगे यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे इसको बोलो, m dv बाय dt आगे प्लस v dm बाय dt, ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अभी देखो ये जो फॉर्मूला आया इस पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, अगर v कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, अगर v कांस्टेंट है तो v का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगी, है ना। वहां पर वेरिएशन किस में रहेगा, फिर मास में वेरिएशन रहेगा। अपने को पूछेगा चेंज इन मास, मास फ्लो रेट, इसको क्या बोलेंगे, dm बाई dt को, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू। अभी बोलना यार कार है, कार का मास कैसे क्या चेंज होगा टाइम के साथ में, कार नहीं रहेगी वहां पर। वहां बोलेगा कि एक रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट में से स्मोक धुआं निकल रहा है पीछे, तो धुआं निकलने का जो रेशो है, रेट क्या रहेगा, दैट इज dm बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, मास। वहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा, हाँ धुएं का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, रॉकेट का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन धुआं कम ज्यादा हो सकता है, बराबर है। तो ऐसे मास फ्लो रेट, ऐसे अपने को बोला, ध्यान से सुनो, ऐसे अपने को बोला एक गन से, मशीन गन से फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है ना हर, अच्छा जब भी बुलेट फायर होती है तो एक बुलेट फायर करो, 10 बुलेट फायर करो, स्पीड कम ज्यादा नहीं रहती है उसकी, जो भी स्पीड रहेगी कांस्टेंट रहेगी, बराबर है क्या, ये कांस्टेंट। तो मशीन गन के जो क्लासिफिकेशन किस चीज पर रहता है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, इस पर रहता है। तो वहां हमको बोल देगा बुलेट का, एक बुलेट का मास जो है 30 ग्राम है, कितना है 30 ग्राम है, और एक सेकंड में जो है वो 50 बुलेट निकल रही है। तो किस चीज में वेरिएशन हो रहा है, मास में वेरिएशन हो रहा है ना, स्पीड में वेरिएशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या। न्यूटन्स लॉ की एक शक्ल ये हो सकती है कि वेरिएशन मास में हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, समझ में आया। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट, ये पहली टर्म जीरो हो जाएगी, तो न्यूटन्स लॉ कैसे लिखा जाएगा फिर, F इज इक्वल टू वी dm बाई dt, ऐसे लिखा जाएगा। ये पॉइंट रह गया था, है ना, तो इसको याद रख लो कि कुछ केस में, कुछ एग्जांपल्स में हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि बेसिकली क्या है, F इज इक्वल टू dp बाई dt है वो। एक चीज ये हो गई। अभी हम लोग देखते हैं लिफ्ट वाला प्रॉब्लम। लिफ्ट के देखो क्या केसेस रहते हैं। मैंने बताया लिफ्ट अगर, या कोई भी बॉडी है अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है तो उसका मतलब क्या रहता है, रेस्ट में, इनर्शियल फ्रेम है वो, है ना। ध्यान से सुनो, इनर्शियल फ्रेम है अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है तो। लेकिन अगर हमको बोल दिया कि एक्सीलरेशन से मूव हो रही है, अब इनर्शियल फ्रेम वाला फंडा नहीं चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ, मोशन, काइनेटिक, काइनेमेटिक इक्वेशंस अप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग पहला केस देखते हैं कि लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, किधर जा रही है लिफ्ट, अपवर्ड जा रही है। ये ऐसे लिफ्ट है, इसका मोशन है अपवर्ड, इधर मोशन, इसका वेट किधर जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और क्या रहेगा इसमें, यहाँ टेंशन, लिफ्ट जुड़ी रहेगी कहीं ना कहीं, हवा में नहीं उड़ेगी वो,
बराबर है क्या? हाँ, तो वो जो भी रस्सी चैन से ऊपर बंधी रहेगी वहां पर टेंशन रहेगा, ठीक है। अभी बोलो लिफ्ट ऊपर जा, ध्यान दो, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं इसमें कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, लेकिन मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं, समझ जाए इसलिए, है ना। लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट नीचे जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा mg, और ma किधर रहेगा? एक्सीलरेशन किधर है इसका? इधर है, तो इनर्शिया किधर रहेगा? इनर्शिया इधर रहेगा, कभी भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा बोलो? न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा मोशन में, तो एक्सीलरेशन है ना, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो ये क्या अप्लाई होगा? सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए नॉट जीरो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सी फोर्स पॉजिटिव, कौन सी फोर्स निगेटिव? मोशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो मोशन किधर है? अपवर्ड है, तो टी जो रहेगा वो अपवर्ड पॉजिटिव है, और डब्ल्यू जो है वो, तो कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू एम ए। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन निकल गया, ए प्लस जी बचा। ये टी एक्चुअल में क्या है बता सकते हैं? टी जो है ये इस पर जो वेट लग रहा है, लिफ्ट का वेट, उसके अंदर जो पैसेंजर उसका वेट, उसका रिएक्शन है वो, है ना। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी मैंने बोला यहां पर जो वजन है, यहां पर जो वजन है डब्ल्यू था, डब्ल्यू था, बराबर है क्या? और टी जो है वो डब्ल्यू के बराबर है, कम है या ज्यादा है? यहां देख के बताओ। डब्ल्यू इज इक्वल टू तो एम जी है, लेकिन टी इज इक्वल टू एम जी है क्या? नहीं, फिर ज्यादा है ना, ए ऐड हो गया ना जी में। तो जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी, ये जो टी है रिएक्टिव फोर्स, इस टी को बोला जाता है अपरेंट वेट। क्या बोला जाता है इसको? अपरेंट वेट, या ये रिएक्शन रहता है, किसका रिएक्शन? किसका रिएक्शन? जो वेट नीचे जा रहा है। तो टी जो है अपरेंट वेट जो, ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ? एक्चुअल वेट से ज्यादा हुआ। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। समझ में आया क्या? यहां रिजल्ट बताया मैंने, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल। अपरेंट मतलब क्या? अपरेंट का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, है ना। तो अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, एक चीज याद रखो। दूसरी, अगर मैंने बोला कि ये लिफ्ट जो जा रही है ऊपर, ये एक्सीलरेशन जी से ऊपर जा रही है, कौन सा एक्सीलरेशन जा रही है? जी से, तो मतलब क्या हुआ यहां पर? ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। यहां मैंने ए इज इक्वल टू जी पुट कर दिया, तो यहां क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2w हो जाएगा। समझ में आया क्या बताना चाह रहा मैं? अगर लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी से, तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेट का डबल हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू जी है तो क्या हो जाएगा यहां पर? W अपरेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स W एक्चुअल। ये समझ में आया? ऐसे ही डबल जी से ऊपर जा रही है, 2g से ऊपर जा रही है, तो अपरेंट वेट कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? जो एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है उसमें g ऐड कर दो, जितना आएगा उतने टाइम्स W बढ़ रहा है, ठीक है। चलो मोशन डाउनवर्ड करते हैं, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। 2 नंबर क्या होता होगा इसमें बोलो? लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड सेम लिफ्ट है, वेट नीचे रहेगा, टी ऊपर रहेगा, लेकिन अभी मोशन किधर हो गया? मोशन डाउनवर्ड हो गया। अभी एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड हो गया, तो इनर्शिया किधर जाएगा? अपवर्ड जाएगा। यहां पर बोल दो क्या लॉ अप्लाई होगा? न्यूटन सेकंड लॉ बोल दो। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए ही अप्लाई होगा। अब सिग्मा एफ ए में फिर ध्यान दो, यहां पर गड़बड़ मत करो, ध्यान दो कि मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव। कौन सा है मोशन की डायरेक्शन में? डब्ल्यू। मोशन नीचे है ना, तो डब्ल्यू डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव रहेगा, और टी जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एम ए। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको क्या फाइंड करना है?
टी फाइंड करना है ना, एपरेंट वेट मालूम करने चले, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डब्ल्यू को मैं लिख देता हूं mg माइनस एम ए इज इक्वल टू टी, एम कॉमन, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी माइनस ए। अभी बोलो क्या कंक्लूजन निकला, एपरेंट वेट जो रहेगा वो एक्चुअल वेट से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि जी माइनस ए हो गया ना, तो लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जा रही है तो एपरेंट वेट कैसे रहेगा, लेस देन एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट से कम रहेगा। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं, नीचे अगर लिफ्ट जा रही है तो, अगर मैंने बोला लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एक्सीलरेशन जी, कितने एक्सीलरेशन से, जी एक्सीलरेशन जा रही है, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जी माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आए हुए इस पर, बोलो जी माइनस जी जीरो हो गया तो एपरेंट वेट कितना हो गया, एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है विथ एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू जी, तो एपरेंट वेट जो रहेगा डब्ल्यू एपरेंट, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस। मतलब क्या मतलब हुआ, वेट फील नहीं होगा अंदर। अगर एक्सीलरेशन जी से नीचे जा रही है लिफ्ट नीचे, तो इसकी फर्शी के ऊपर जो वजन रखा हुआ है उसका रिएक्शन जीरो हो जाएगा। कितना, जीरो। मतलब क्या होगा, लिफ्ट का कोई, लिफ्ट के अंदर कोई वजन है ही नहीं, दैट इज वेटलेसनेस। कब, और अगर जी से ऊपर जा रही है तो डबल हो जाएगा। समझ में आया क्या अपन ने यहां पर कंक्लूजन निकाले, एक लिफ्ट जी से ऊपर जा रही है, वेट डबल हो जाएगा। या हमको एक्सेलरेशन नहीं दिया है, सिर्फ बोला लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसका वेट क्या, अपना वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक लिफ्ट नीचे जा रही है कोई भी एक्सेलरेशन से, तो उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। याद रहेगा। एक कंडीशन है अभी मोमेंटम की, मोमेंटम की एक कंडीशन याद रखो, लिखने का टाइम मिलेगा अभी, रुको। देखो यहां पर एक वॉल है फॉर एग्जांपल, ध्यान दो, और एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल के बॉल है जो यहां से फेंका गया इसे, और यहां पर पड़ने के बाद में ऐसे बाउंस हुआ हुआ, तो मैंने बोल दिया ये इनिशियल वेलोसिटी है u1 और ये फाइनल वेलोसिटी है, या इसको u और v बोल देते हैं। यहां ध्यान दो, यहां क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंपैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिक इंपैक्ट। एंगल्स है ना ये, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होगा वो ध्यान दो। वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है क्या, वेलोसिटी वेक्टर है, तो क्या करते हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। एक इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वॉल आ जाएगा, ये वॉल अगर है तो, अगर मैंने बोला ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल वाला u sin थीटा हो जाएगा। ऐसे यहां पर बोल दो, ये थीटा बोल दिया, सेम एंगल से वो बाउंस बैक हो रहा है, तो यहां पर बोल दो कंपोनेंट ये हो जाएगा v cos थीटा, और यहां पर v sin थीटा। अभी देखो u sin थीटा, यहां ध्यान दो, u sin थीटा और v sin थीटा ये इस इंपैक्ट में, इस कोलाइजन में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। कोलाइजन में कौन हेल्प कर रहा है, या कोलाइजन से किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, u cos थीटा के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जो कि v cos थीटा बन जा रहा है। बराबर है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको लेना पड़ेगा u cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी लेना पड़ेगा v cos थीटा। और ये वॉल अगर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या समझ में आया क्या। तो यहां पर कोलाइजन में क्या हो रहा है, मैंने बोल दिया ये m हो गया, ठीक है, m u या u1, m1 u1 प्लस m2 u2, u2 कितना, तो कितना हो जाएगा
0 हो जाएगा मोमेंटम इसका। वैसे इसका मोमेंटम m1 v1, इसका m2 v2, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा बोल सकते हैं? देखो इक्वेशन अपनी है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये अपनी इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सही है क्या? इसमें u1 हमारा क्या है? u cos थीटा है। m1 u cos थीटा ये 0 है हमारा, है ना, ये 0 है। और v1 क्या है? माइनस v cos थीटा। सही है क्या? इस डायरेक्शन में ना, v cos थीटा प्लस 0। तो यहां क्या बनेगा? m1 u cos थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, जो भी आएगा ये, अगर थीटा सेम दिया है तो cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। u अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। u अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या u इज इक्वल टू v हो जाएगा। बराबर है क्या? क्या हो गया? u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। और अगर एंगल अलग अलग दिया है, मैंने बोला यहाँ पर एंगल थीटा 1 दे दिया है, यहाँ पर एंगल थीटा 2 दे दिया है, तो यहाँ पर वैसे लेना पड़ेगा। ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है, जो मालूम करना है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बताना सिर्फ ये है कि अगर ऑब्लिक इम्पैक्ट है एंगल से, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का इम्पैक्ट में मददगार रहेगा वो डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मददगार है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट अफेक्ट हो रहा है, वही लेना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। और जो हेल्प नहीं कर रहा है उसको निगलेक्ट कर देना, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। m1 माइनस v1 cos थीटा 2, सही है क्या? माइनस m1 बोलो u cos थीटा 1 माइनस m1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? v1 cos थीटा 2 प्लस u1 cos थीटा 1, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या आया? चेंज इन मोमेंटम क्या आया? वेलोसिटी का एडिशन आया, लेकिन साइन क्या हो गया उसका? माइनस हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या क्या कंक्लूजन निकला? मोमेंटम चेंज अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो क्या कंक्लूजन निकला? फोर्स जो अप्लाइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो अप्लाई कर रहा है फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने इधर की वेलोसिटी पूरे प्लस लिए थे और इधर की क्या हो जाएगी? माइनस। मोमेंटम हमारा माइनस आया, तो मोमेंटम क्या हुआ इसका? अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ध्यान दो, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस अगर आया, वहां पर ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इक्विलिब्रियम का। फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है F1 F2, और तीसरा फोर्स कुछ ऐसे है F3। देखो अपने को दिया है सब फोर्सेस के बीच का एंगल। F1 के अपोजिट का एंगल अल्फा है, F2 का अपोजिट एंगल बीटा है, और F3 का अपोजिट एंगल गामा है। एंगल कैसे लिए वो ध्यान दो। F1 के अपोजिट एंगल अल्फा है, F2 का अपोजिट एंगल बीटा है, F3 का अपोजिट एंगल गामा है। देने में कुछ भी दे सकता है ना, इसमें कोई भी 3 चीज़ें दिया रहेगा, बाकी चीज़ें मालूम करना रहेगी। यहाँ पर जो अप्लाई होता है उसको बोला जाता है लैमिस थ्योरम। क्या बोला जाता है? लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या है? देखो लैमिस थ्योरम सिंपल है, फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। फोर्स मतलब अगर मैं बोला F1 अपॉन साइन ऑफ क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू
F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा, F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। इसको बोला जाता है लैमिस थ्योरम या इसी को बोला जाता है साइन रूल। क्या बोलते हैं? साइन रूल। तो अगर तीन फोर्सेस है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। कोई ज़्यादा उसमें रिजॉल्व करो, ये करो, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट ये अप्लाई कर दो। बस यहाँ पर ख़त्म होता है चैप्टर अपना।